हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 28 की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, जो है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जल्द ही पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में या इस वाली क्लास में आज हम बात करेंगे कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। पिछला जो 4th यूनिट का पहला वीडियो है, या फिर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो प्रीवियस वीडियो है यानी लेक्चर नंबर 27, उसमें हमने बात की थी कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। और अब उसी बॉडी के मींस कोई बॉडी है और उस बॉडी का हमको अगर सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा समझें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जहां पर किसी भी बॉडी का पूरा जो भार है या वेट है वो कार्य करता हुआ माना जाता है। एवं जो केंद्रक बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं, वो किसी भी जो आकृति है या किसी भी सतह का वह बिंदु होता है या वह केंद्र होता है जहां पर उसका पूरा क्षेत्रफल कार्य करता हुआ माना जाता है। अगर हम दोनों को देखें, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक को, तो वो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी में पॉइंट होते हैं। हमने क्या बोला? गुरुत्व केंद्र भी वह बिंदु है जहां पर उसका भार कार्य करता है, और केंद्रक भी वही बिंदु है जहां पर उसका पूरा क्षेत्रफल कार्य करता है। यानी कोई बिंदु होगा जहां पर उसका पूरा भार या क्षेत्रफल कार्य करता होगा। अगर हम यहां पर y एक्सिस बना दें और यहां पर x एक्सिस बना दें, ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट के कुछ निर्देशांक होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिनको हम मानते हैं x बार और y बार। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिए, ये बिंदु है और इस बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे, जिसमें अगर हम यहां पर इसको बनाएं तो ये दूरी होगी x बार, और यहां पर अगर इसको बनाएं तो ये दूरी जो बनेगी ये होगी y बार। ये आपको पहले अभी इसलिए बताया जा रहा है कि पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि x बार y बार कहां से आया। तो x बार y बार वहीं से आया जहां से हमने केंद्रक और गुरुत्व केंद्र की परिभाषाएं पढ़ी, जो पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि वो चाहे केंद्रक हो चाहे गुरुत्व केंद्र, दोनों ही बिंदु होते हैं। तो भाई बिंदु है तो बॉडी में कहीं ना कहीं या किसी सतह में कहीं ना कहीं आएंगे। हमने माना कि वो यहां पर है, और जब वो यहां पर हैं तो उनका कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, जिसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी यानी कि इस x बार और x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी y बार होगी। या हम कहें कि x एक्सिस में इतनी डिस्टेंस और y एक्सिस में इतनी डिस्टेंस पे इसके जो निर्देशांक हैं वो प्राप्त होंगे। यानी कि अब अगर हम आज के टॉपिक पे आते हैं तो आज के टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है? हमको यही पढ़ना है कि हम x बार और y बार की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, क्या तरीका है कि हम x बार और y बार की वैल्यू को निकाल सकें, चाहे वो गुरुत्व केंद्र निकालना हो या फिर केंद्रक निकालना हो। इसलिए हमारा जो टॉपिक है विभिन्न आकृतियों का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करना। आगे लिखा है आघूर्णों की विधि द्वारा। आघूर्णों की विधि द्वारा अगर हम बात करते हैं तो आघूर्ण यानी मोमेंट। अब हम इसके लिए थोड़ा सा मोमेंट को रिकॉल करेंगे। मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि ये तो कंडीशन अप्लाई होती है फोर्स के लिए, लेकिन अगर यहीं पर, चूंकि ये हम बात कर रहे हैं, अगर केंद्रक की बात करें तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणा करते जाएं तो अलग अलग जो क्षेत्रफल होंगे उनका आघूर्ण निकलता जाएगा। तो फिर यहां पर हम कैसे निकालेंगे? इसी विधि का उपयोग करके हम विभिन्न आकृतियों का गुरुत्व केंद्र या फिर उनका केंद्रक ज्ञात करेंगे। इसमें हमको वेरिग्नॉन्स थ्योरम का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बॉडी पर अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों का, इंडिविजुअल बलों का जो मोमेंट होगा, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी पिंड पर या बॉडी पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों का, इंडिविजुअल बलों का जो मोमेंट होगा उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा, और सभी बलों का जो योग होगा वो बीजगणितीय होगा। जैसे कि बताया गया था कि R इंटू डी बराबर P1 इंटू डी बराबर P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2। ये आप एक बार वेरिग्नॉन्स थ्योरम चाहें तो देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के लिए। उसी वेरिग्नॉन्स थ्योरम का उपयोग करके हम x बार और y बार की वैल्यू लगाएंगे। इसीलिए आपको ये चीज रिकॉल कराई गई है कि मोमेंट एक बार क्या होता है और फिर वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होती है, तब क्योंकि उसी का उपयोग हमको इसमें करना है। तो अब हम एक इसका फेयर जो है चित्र बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। कोई ना कोई तो बॉडी होगी। हमने एक बॉडी बनाई सबसे पहले,
और इस बॉडी का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको इस बॉडी में मानते हैं कि इस बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारी जो हेडिंग है वो है आघूर्णों की विधि द्वारा विभिन्न आकृतियों का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करना। हमें पता है कि केंद्रक क्षेत्रफल के आधार पर निकाला जाता है और गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान के आधार पर निकाला जाता है। तो हम क्षेत्रफल के आधार पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि हमें इसका केंद्रक ज्ञात करना है। वो बात अलग है कि जैसे अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, जैसे ये डस्टर है 3 डायमेंशनल है, इसका भी जो गुरुत्व केंद्र होगा सेंटर पे आएगा, और ये बॉडी 2 डायमेंशनल है, इसका भी गुरुत्व केंद्र दोनों तरफ के बीचों बीच सेंटर पे आएगा। तो इसीलिए हमने उसको गुरुत्व केंद्र और केंद्रक नाम दिया है। तो हमें इस चित्र में वस्तु का जो है वो गुरुत्व केंद्र या कहते हैं केंद्रक ज्ञात करना है। अतः वस्तु को छोटे छोटे क्षेत्रफलों जिनके केंद्रक ज्ञात है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, इस पूरी बॉडी का ध्यान रखिएगा का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए, जिसको अगर हम इसका क्षेत्रफल A1 माने, इसका क्षेत्रफल A2 माने और इसका क्षेत्रफल A3 माने, तो इसको हम लिख सकते हैं A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम माने कि अगर भाई ये पहली बॉडी है तो इसका भी कहीं ना कहीं केंद्रक होगा, उसको हम यहां मानते हैं। ठीक, इसका केंद्रक हम मानते हैं कि यहां पर होगा और इसका केंद्रक हम मानते हैं यहां पर होगा। तो इसको अगर हम नाम दे दें G1, इसको नाम दे दें G2, इसको नाम दे दें G3, तो इन सभी बिंदुओं का जो केंद्रक होगा वो यहां से कुछ ना कुछ दूरी पे होगा। बिल्कुल एक एक स्टेप चल रहे हैं, उसको हमने माना x1 डिस्टेंस, क्योंकि 1 है, सब कुछ 1 है। इसका यहां से कुछ दूरी पे होगा x2 डिस्टेंस, और इसका यहां से कुछ दूरी पर होगा जो हमने मानी x3 डिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉडी थी, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, A1 A2 A3, उनके एरिया हो गए, फुल एरिया कैपिटल इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब जब बॉडी होगी तो उनके केंद्रक भी होंगे। तो पहली बॉडी का केंद्रक माना G1 जो x1 दूरी पे है, दूसरे का G2 जो x2 दूरी पे, तीसरे का G3 जो x3 दूरी पे। अब जो ये पूरी बॉडी है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसका भी कहीं ना कहीं पे एक बिंदु होगा जहां पर इसका पूरा क्षेत्रफल कार्य करता है, उसको हमने माना G, ये वो यहां पर है, तो उसका भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अब उस डिस्टेंस को जो हमें निकालनी है, ये ध्यान रखिए, हमें इसी को निकालना है, वो हमने मानी x बार। क्लियर? अब इसी तरह ये तो हो गई y एक्सिस से ली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ऑन द x एक्सिस, x1 x2 x3 x4। इसी तरीके से अब हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं। ये देखिए G1 यहां है, यहां जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी y1। इसी तरह G2 को देखते हैं, G2 यहां से कितनी डिस्टेंस होगी y2, और G3 यहां देखते हैं, इस तरफ बना लेते हैं, ये होगी y3। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हर बिंदु के निर्देशांक होंगे, इसका x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। और जो पूरी बॉडी का, ये ना समझे कि जी इसके अंदर तो इसका निर्देशांक है, पूरी बॉडी का एक गुरुत्व केंद्र होगा जो बॉडी के अंदर मानते हैं कहीं ना कहीं आया, वो है यहां से x बार दूरी पे, और यहां से हम चलिए इस तरफ लिखते हैं, यहां से है y बार दूरी पे। क्या है? y बार दूरी पे। बिल्कुल क्लियर फिगर बन चुका है आपके सामने। एक एक चीज, फिगर बहुत सारी लाइन खींची हुई है, लेकिन हम एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि अब हमें x बार कैसे होता है और y बार कैसे होता है ये निकालना है। क्योंकि हमें क्या निकालना है कि वह बिंदु जहां पर उस सतह का पूरा क्षेत्रफल कार्य करता है। तो देखिए, वस्तु को छोटे छोटे क्षेत्रफलों जिनके केंद्रक ज्ञात हैं, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित मानते हैं। माना स्मॉल a1 a2 a3 छोटे छोटे माने हुए आकृतियों के क्षेत्रफल हैं जिनके केंद्रक के निर्देशांक, देखिए इसका क्या होगा x1 y1, क्योंकि यहां से x1 डिस्टेंस, यहां से y1। इसका क्या होगा x2 y2, इसका क्या होगा x3 y3, और इसका g का क्या होगा x बार y बार, जो ये लिखे हुए हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष है। ठीक, मूल बिंदु O के सापेक्ष है। माना x y के सापेक्ष वस्तु के केंद्र g के निर्देशांक x बार y बार हो, तो तथा वस्तु का कुल क्षेत्रफल आपको बताया गया पहले कि A इक्वल्स टू दिस। तो बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों के सिद्धांत से, आघूर्णों का सिद्धांत अभी आपको बताया है कि क्या होता है
कि किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो उन इंडिविजुअल बलों का जो मोमेंट है उनका बीजगणितीय योग उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। तो वो थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर फोर्स तो लग नहीं रहे, यहाँ पर एरिया है। तो पूरी की पूरी बॉडी, जो पूरी बॉडी है, अगर हम एक्स अक्ष के सापेक्ष, चलिए वाई के सापेक्ष देखते हैं, वाई के सापेक्ष अगर निकाला जाए, ये है वाई, ध्यान दीजिएगा यहां से, ये है वाई, वाई के सापेक्ष अगर हम इसका मोमेंट निकालते हैं पूरी जी, तो कितना है, भार कितना है, कैपिटल ए, ठीक, भार सॉरी, पूरा क्षेत्रफल क्या है इसका, देखिए अब हम वेरिग्नॉन्स थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं जहां रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट, ये रिजल्टेंट क्या है यहाँ, कैपिटल ए, पूरी बॉडी का क्षेत्रफल कैपिटल ए, जो कहां पर लाई कर रहा है, वाई से एक्स दूरी पर, बिल्कुल क्लियर, ये है पूरी बॉडी का केंद्रक, और इस केंद्रक की अभी हम कहां से ले रहे हैं, वाई के सापेक्ष डिस्टेंस कितनी, एक्स बार, और केंद्रक किसका दे रहे हैं, ए का, तो ए इंटू एक्स बार आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स बार बराबर इंडिविजुअल हमने क्या लिया, A1, ठीक है, और डिस्टेंस x1 प्लस A2 इंटू, ये A2 है एरिया, इंटू डिस्टेंस x2, इसी तरह ये आपका A3 और डिस्टेंस x3 प्लस A3 डिस्टेंस x3। यहां से अगर x बार की वैल्यू निकाली जाए तो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन कैपिटल ए आता है, कैपिटल ए आता है, इसी को हम लिख सकते हैं x बार बराबर सिग्मा ऑफ ए एक्स अपॉन कैपिटल ए, समेशन ऑफ ऑल दी क्षेत्रफल बराबर दिस, या अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो x बार बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एक्स अपॉन एरिया। तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूले मिले, ये एक्स बार निकालने के, एक्स बार इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी इस तरह निकाल सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और जो मेन फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे वो ये है, इसको आपको याद रखना। ये लाइन कहां से आई, ये आई आघूर्णों के सिद्धांत से, ध्यान रखिए। इसी तरीके से अब अगर हम इसका एक्स के सापेक्ष निकालते हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स अक्ष ये है, देखिए अब इसके सापेक्ष निकालना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई वाली हो जाएंगी, तो जैसे यहाँ पे एक्स बार इंटू कैपिटल ए लिया था, यहां पर ए इंटू वाई बार लिया, बराबर इंडिविजुअल A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 प्लस A3 इंटू Y3, ये 1 है, ये A1 है, यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं Y1, तो A1 इंटू Y1, A2 इंटू Y2, A3 इंटू Y3, जहां पर इसके सेंट्रॉइड इंडिविजुअल लाई कर रहे हैं, यहां से y बार बराबर A1 Y1 A2 Y2 प्लस A3 Y3 आया अपॉन कैपिटल ए, यहां से इसी फॉर्म में इसको रखते हैं तो y बार बराबर सिग्मा ऑफ a इंटू वाई अपॉन कैपिटल ए, या फिर इसी को लिख दें इंटीग्रेशन फॉर्म में, y बराबर इंटीग्रेशन a dy अपॉन a। तो मेन फॉर्मूला ये जिससे न्यूमेरिकल लगेंगे, बाकी ये अगर अभी कोई डेरिवेशन हम करेंगे जब गुरुत्व केंद्र के निकालेंगे तो ये होगा। देखिए बीटीयूपी में एक पेपर में आया हुआ है ये प्रश्न, हम बहुत सारी आकृतियां या बहुत सारे अभी पिंड देखेंगे, जैसे कोन देखेंगे, हेमीस्फीयर देखेंगे, या फिर हम ट्रायंगल देखेंगे, और अगर इनकी बात करें तो ट्रायंगुलर प्लेट की बात कर रहे हैं वहां तक गुरुत्व केंद्र की, अगर हम फिगर्स की बात करेंगे तो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि किसी आकृति का या किसी समतल सतह का सेंट्रॉइड कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप सोचेंगे कठिन है, आपको एक पिंड बनाना है, उस पिंड का कहीं ना कहीं तो गुरुत्व केंद्र होगा, वो बिंदु ये है, और उसका पूरा एरिया होगा कैपिटल ए है। फिर हमने उसको सॉल्व करने के लिए उसके इंडिविजुअल पार्ट कर लिए, जो A1 A2 A3 और जिनके गुरुत्व केंद्र G1 G2 G3 या जिनके केंद्र G1 G2 G3 हुए। अब उनकी यहां से डिस्टेंस कुछ होगी, पहले की x1, दूसरे की x2, तीसरे की x3 और मेन वाले की x बार। इसी तरीके से y1 y2 y3 और मेन वाले की y बार। तो हमें क्या निकालना है, ये ध्यान रखिए, हमें ये निकालना है x बार y बार की, x बार और y बार ये क्या है, ये डिस्टेंस है, किसकी दूरी मींस किसकी, निर्देशांक है किसके, उस पिंड के केंद्रक के, जो या उस सतह के केंद्रक के जिसका हमको केंद्रक निकालना है x और
वाई एक्सिस से। तो इस तरीके से हम इस जो एरो लगे हैं दोनों, इनको ध्यान से देखें, इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे इसमें न्यूमेरिकल लगाने में। एक ही जगह हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये हुआ क्षेत्रफल के आधार पर किसी भी सतह का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक निकालना, बेसिकली केंद्रक, क्योंकि हम पिंड का निकालेंगे गुरुत्व केंद्र जो कि द्रव्यमान के आधार पर होगा। तो अब दूसरी बात हम करेंगे द्रव्यमान के आधार पर किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र निकालना। तो इसको आप नोट करिए, बिल्कुल क्लियर है, आराम से देखिए, समझिए। ये ध्यान रखना है ये कहां से आया, ये आघूर्णों के सिद्धांत से आया। इसके लिए आप वेरिग्नॉन्स थ्योरम में जाकर के देख सकते हैं, लिंक हमने दे दिया कि वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होती है। बस वो वहां फोर्स के लिए होती है, यहाँ पर फोर्स नहीं है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए अप्लाई होगी। किसी भी बॉडी का पूरा क्षेत्रफल किसी बिंदु के परतः लेने पे और उसके इंडिविजुअल पार्ट का क्षेत्रफल उसी बिंदु के परतः लेने पर उनका बीजगणितीय योग सेम होता है। तो ये हो गया। अब आप इसको नोट करिए। अब हम लोग सेकंड इसी का देखेंगे जब गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान के आधार पर निकालना हो। नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल के आधार पर किसी भी आकृति का केंद्रक निकालना, सेंट्रॉइड निकालना। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के आधार पर किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र निकालना। हम बार बार कुछ शब्दों पे जोर दे रहे हैं क्योंकि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पिंड का गुरुत्व केंद्र निकलता है और पिंड में हम द्रव्यमान निकालते हैं। पिंड में द्रव्यमान होता है क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। लेकिन अगर हम किसी आकृति की बात करते हैं तो उसमें मोटाई नगण्य होती है और उसमें सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है। तो इसलिए हमने जो पहला वाला अभी किया था वो क्षेत्रफल के आधार पर था और उसका हमने केंद्रक निकाला। अब हमारा जो दूसरा है वो द्रव्यमान के आधार पे है और हम इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। यानी किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता है। तो फिर इसका भी फिगर लगभग सेम रहेगा, लेकिन फिर से आपको बना करके इसलिए सिर्फ दिखाया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट देख करके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बॉडी बनाते हैं और इस बॉडी का जो संपूर्ण मास है कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 है। इस बॉडी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जहां पर इसका जो गुरुत्व केंद्र पहला है वो G1 यहां पर, G2 यहां पर और यहां पर मान लेते हैं G3। तो जब G1, G2, G3 मान लिए तो इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 और इसका द्रव्यमान m3 होगा। इस लाइन को अगर नीचे खींचा जाए मींस ये गुरुत्व केंद्र है पहले वाले पार्ट का। इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से परपेंडिकुलर या ऑन द x एक्सिस x1, 2 की बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए x2, 3 की x3। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर या y एक्सिस पे पहली डिस्टेंस y1, यहां हम बना लेते हैं G2 की डिस्टेंस y2 और फिर G3 की डिस्टेंस y3। ये वो अलग अलग पार्ट है जिनका द्रव्यमान m1, m2, m3 है और इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, G2 और G3 की ये डिस्टेंस है x और y एक्सिस में। जब बॉडी में अलग अलग गुरुत्व केंद्र हैं तो बॉडी, पूरी बॉडी का एक गुरुत्व केंद्र और होगा जिसको हम G से डिनोट करते हैं, जहां पर इस बॉडी का पूरा मास एक्ट करेगा। ये इस पार्ट का मास है सिर्फ, लेकिन इस पूरी बॉडी का मास यहां पर एक्ट करेगा। अगर हम उस पॉइंट को लेते हैं तो वो हो गया x बार दूरी पे, जिसका हमको वैल्यू न्यूमेरिकल्स वगैरह में निकालना होगा। ठीक, और y से उसकी डिस्टेंस, y पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, y बार होगी। तो वही आगे लिखा गया है कि अतः वस्तु को छोटे छोटे द्रव्यमानों जिनके गुरुत्व केंद्र ज्ञात हैं में विभाजित मानते हैं। माना m1, m2 और m3 छोटे छोटे माने हुए आकृतियों के द्रव्यमान है जिनके गुरुत्व केंद्रों के निर्देशांक x1, x2, x3 मूल बिंदु O के सापेक्ष है। ठीक, माना अक्ष x, y के सापेक्ष वस्तु के गुरुत्व केंद्र G है। तो निर्देशांक x बार हो तो वस्तु का कुल द्रव्यमान m बराबर m1, m2, m3, तो बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों के सिद्धांत से। y x के परतः लेंगे तो वही वेरिग्नॉन्स थ्योरम के हिसाब से लगाएंगे। मेन, अब हम यहाँ पे, वहां क्षेत्रफल था, यहाँ मास था। मास पूरी बॉडी का m और उसकी डिस्टेंस y के सापेक्ष x बार बराबर इंडिविजुअल m1,
x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, अगर इससे अलावा पार्ट और होंगे तो हम उनको भी ले लेंगे। यहां से x बार बराबर आया m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m। क्लियर? m की जगह m1, बस इसी x बार को हम निकालेंगे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा m x अपॉन m, जहां m बराबर m1। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं x बार बराबर इंटीग्रेशन m dx अपॉन m। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले फॉर्मूले में किया था, अब अभी y के सापेक्ष लिया है, अब x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष लेते हैं तो क्या आएगा, पूरी बॉडी का मास m और x के सापेक्ष डिस्टेंस y बार बराबर m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन y बार जब निकालते हैं तो आएगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m। ये न्यूमेरिकल्स के लिए, तो y बार बराबर सिग्मा m y अपॉन m, या इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ m dy अपॉन m। तो ये हुआ द्रव्यमान के आधार पर किसी भी पिंड का x बार और y बार। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, x बार और y बार कुछ नहीं है, सिर्फ निर्देशांक है किसके, किसी भी बॉडी के, किसी भी आकृति के गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक के। अगर बॉडी में द्रव्यमान है तो गुरुत्व केंद्र के होंगे, और अगर बॉडी का क्षेत्र, अगर आकृति का क्षेत्रफल है तो उसका केंद्रक होगा। इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखिए, ये प्रोसीजर भी आ चुका है कि किसी भी आकृति का केंद्रक ज्ञात करने के लिए क्या विधि है, या किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे अगर सिलेबस की बात करें तो लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सॉलिड बॉडीज लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर। और ये क्वेश्चंस आए भी हैं कि किसी भी बॉडी का लाइक हेमीस्फीयर का गुरुत्व केंद्र दिखाइए कहां पर होता है, उसको निकालिए कि क्या होता है। तो ये तो पहले प्रोसीजर है कि जनरली न्यूमेरिकल्स भी अगर आते हैं तो हम कैसे करेंगे। अब इसमें फाइनली जो फॉर्मूला निकल कर के आता है हम उसको देखते हैं, और उसके बाद बात करते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करेंगे, एक्सिस ऑफ रेफरेंस की। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके ये आए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, और फिर इसके बाद हम इसी में बताते हैं आपको फाइनल। तो अब सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें कि अगर हमको क्या निकालना है, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बहुत आए हुए हैं, तो वो क्या होंगे, एक्स बार कॉमा वाई बार यानी बिंदु। तो एक्स बार क्या होगा, a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डैश डैश, अगर बॉडी और में और भी पार्ट है, अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। वही कैपिटल ए होता है नीचे, कैपिटल ए बराबर दिस। वाई बार a1 y1 a2 y2 a3 y3 प्लस डैश 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कि एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, a1 क्या है, x1 क्या है। अगर थोड़ा सा समझे, और एक ये बनाया हमने y एक्सिस और ये बनाई x एक्सिस, तो अगर ये बॉडी है और इसका हमको सेंट्रॉइड निकालना है और हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो भैया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो a1 इसका एरिया, a2 इसका एरिया। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड है और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यहाँ से x1, यहाँ से x2, यहाँ से इसकी डिस्टेंस y1 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस y2। a1 भी आ गया, y1 भी आ गया, a2 भी आ गया, y2 भी आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर निकल आया। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीजें, जैसे एक आती है बात एक्सिस ऑफ, ये क्लियर हुआ कि ये है मेन फॉर्मूले। बिल्कुल ध्यान से, अगर हमको केंद्र की जगह गुरुत्व केंद्र निकालना होगा तो हम m1 m2 m3 m1 m2 m3 कर देंगे, वो निकल आएगा। अब एक होता है एक्सिस ऑफ रेफरेंस या निर्देश अक्ष,
छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, निर्देश अक्ष क्या होती है। तो जब भी आपने अभी देखा है कि हमने डेरिवेशन किया है तो हमने एक एक्सिस बनाई है, जनरली यहाँ पे एक्स और यहाँ वाई ही होता है, ये ओ पॉइंट है। और किसी भी बॉडी का गुरुत्व केंद्र जो मान लीजिए इस बॉडी का जी है, तो आपने इसकी डिस्टेंस यहीं से एक्स ली है, एक्स बार, और यहां से वाई बार ली है। ठीक, तो मैं अभी ऐसे ही बोल दे रहा हूं, एक ऐसी अक्ष जिसके परितः किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक निकाला जाता है या उनकी दूरियों को की गणना की जाती है, उस अक्ष को निर्देश अक्ष या एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे इस पिंड का हम इस वाई एक्स और इस एक्स एक्सिस से सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, तो यही इसकी एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। तो इस वीडियो में ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने अभी आपको आघूर्णों की विधि से विभिन्न आकृतियों का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक निकालना सिखाया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। फिर हमने आपको बताया ये फॉर्मूले, आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले लेकिन दिमाग में बैठाना है, फिर इसके एक्सिस ऑफ रेफरेंस करना। अब इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो लेक्चर नंबर 29 रहेगा, और उस लेक्चर में ध्यान से सुनिए, हम पढ़ाने जाएंगे जो केंद्रक होते हैं। अब हम गुरुत्व केंद्र को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें केंद्रक भी निकालना आना चाहिए, गुरुत्व केंद्र भी। पहले हम केंद्रक देखेंगे क्योंकि वो जो क्षेत्रफल के आधार पर होता है, यानी ये फॉर्मूले लगेंगे। केंद्रक निकालने, केंद्रक के न्यूमेरिकल में जाने पे, यानी लेक्चर नंबर 29 के 30 में जाने से पहले जो अगला लेक्चर यानी 29 होने वाला है, उसमें हम अलग अलग आकृतियों, क्योंकि देखिए बॉडी हमेशा इस तरह थोड़ी ना आएगी, बॉडी में तो सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और स्क्वायर भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है। तो किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड क्या होता है और कहां पर लाई होता है, उनका एरिया। एक और चीज सुनिए ध्यान से, देखिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि कब कौन सी बात निकले आपकी इंपॉर्टेंट जो समझ में ना आ रही हो और समझ में आ जाए। आप देखें तो आपको ए एरिया निकालना होता है, एक्स डिस्टेंस निकालनी होती है, और इसको निकालने के लिए वाई, बाकी सब कुछ वही है। एक की बात करें किसी एक पिंड की, तो अगर ये सर्किल है तो इस सर्किल का एरिया भी चाहिए, x1 भी चाहिए, y1 भी चाहिए। अगर कोई दूसरी बॉडी उसमें अटैच है, ये पहली बॉडी, तो इसका a2 चाहिए, x2 चाहिए, y2 चाहिए। ये क्या होते हैं अब सुनिए, ये है जैसे रेक्टेंगल, और ये इसकी y एक्सिस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ये इसकी x एक्सिस। तो आप जनरली जानते हैं रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर लाई करता है, यानी अगर यहाँ की डिस्टेंस बी ए है और यहाँ डिस्टेंस b है, तो यहां से डिस्टेंस आएगी a बाई 2 पे, और यहाँ डिस्टेंस आएगी b बाई 2 पे। यही हुए x और y जो हम बात कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग बॉडीज के, अलग अलग शेप के जो x और y कहाँ होते हैं और उनका एरिया कहाँ होता है, और उसके साथ हम थोड़ा सा आपको एक और टॉपिक पढ़ाएंगे सिमेट्रिकल बॉडी का। फिर लेक्चर नंबर 30 से हम न्यूमेरिकल्स जो बीटीयूपी में आए हुए हैं या किसी भी बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में देखेंगे, और फिर इसके बाद हम गुरुत्व केंद्र की बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारा होगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं देखने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर जरूर कीजिए। बाकी लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए ताकि लगे कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर कुछ चेंज है, कुछ और आप बताना चाहते हैं तो भी जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।